अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सैर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। उनमें हमने देखा था वो अपनी जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। उनकी डिटेल हम जान चुके हैं। आज हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, वो ह्यूमन न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स जो प्लांट न्यूट्रिशन है वो इससे थोड़ी सिंपल है, लेकिन जो एनिमल बशमूल उसमें ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे लिए जो हमारे न्यूट्रिशन का हिस्सा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन शामिल है, उसमें लिपिड्स शामिल है, उसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स शामिल है, उसमें वाटर शामिल है, उसके अलावा उसमें विटामिन शामिल है। तो आज एक अहम कंपोनेंट्स के बारे में हम जानने लगे हैं। बायोलॉजी 10th क्लास का ये रिलेटिव चैप्टर है, न्यूट्रिशन वाला, उनका रिलेटिव टॉपिक है। इस टॉपिक को 9th के जो 10th बेसिकली 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के बारे में ज़्यादा सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इन न्यूट्रिएंट्स में से जो अहम न्यूट्रिएंट्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि एनर्जी सोर्स है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होकर हमें एनर्जी देता है। इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के बारे में, उनके सोर्सेस के बारे में, और उसके बाद इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कोशिश की जाएगी कि इसकी डेफिशिएंसी पे भी बात की जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनिमल्स के अंदर बशमूल ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी लेते हैं इस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन इसकी कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में से जो है वो उनके सोर्सेस क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मोनोसाइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मोनोसाइड्स की बात करते हैं। तो जो इसका बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट है वो तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और बेसिक यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट का है वो उसको हम मोनोसाइड कह सकते हैं। मोनोसाइड असल के अंदर जो है वो एक सिंपल शुगर वाटर सोल्यूबल है। जो मैंने यहाँ पे हिंट्स लिखे हुए हैं वो ध्यान में रखिएगा। एक तो कि ये तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें वो पॉलीसाइड है, डाइसाइड है, या वो ट्राइसाइड है। उन तमाम का जो मेजर बेसिक यूनिट है वो मोनोसाइड है। ये मोनोसाइड जो है ये एक सिंपल शुगर का नाम है और वाटर सोल्यूबल है। मोनोसाइड जो है इसमें इसकी एग्जांपल्स जो है मोनोसाइड शुगर्स की, ये 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया गया है और कोशिश की गई है कि 10th क्लास के स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट तरीके से इसको जान सकें। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज। सिंपल शुगर है इसकी मोनोसाइड की एग्जांपल, फ्रक्टोज जो है और ग्लूकोज जो है ये हमें इसके सोर्सेस के बारे में सुन लें कि ये मुख्तलिफ सोर्सेस से हमारे पास इसके प्लांट सोर्सेस है। इसमें फ्रूट्स से भी हम ले लेते हैं, ये शुगर हमें मिल जाती है, कुछ अनाज से भी हमें, और कुछ ग्रेन्स वगैरह से भी इस शुगर को हम ले सकते हैं। उसके बाद ये हनी जो है वो उसमें से जो है वो आप मोनोसाइड शुगर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद व्हीट के अंदर, ओट्स के अंदर से आप इस मोनोसाइड को हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी इसकी जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है डाइसाइड। ये याद रखिएगा कि मोनोसाइड जो है वो मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, बेसिक यूनिट जो है वो मोनोसाइड है इसका। बाकी ग्लाइकोसाइड लिंकेज से जब दो मोनोसाइड शुगर्स आपस में जुड़ती हैं तो उस वक्त ये डाइसाइड शुगर कहलाती है। डाइसाइड शुगर है। डाइसाइड शुगर यानी ये दो मोनोसाइड रखती है, इसके अंदर दो मोनोसाइड प्रेजेंट है। ये शुगर जो है ये हमें इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सी हैं। सक्रोज शुगर्स को हम डाइसाइड शुगर कहेंगे, इसके अलावा माल्टोज को हम डाइसाइड कहेंगे, इसके अलावा लैक्टोज को हम डाइसाइड शुगर कहेंगे। अब इसकी जो ये हमें इसके सोर्सेस क्या है। डाइसाइड शुगर तो एक तो हमें जो है वो शुगर कैन से मिलती है जब ये कुदरती तौर पे गन्ने के अंदर कसीर मकदार में है। उसके बाद टेबल शुगर, वो शुगर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। टेबल शुगर टी के अंदर डाल रहे हैं जी, हमने वो स्वीट डिश तैयार करनी है, वो शुगर डाल रहे हैं, ठीक है। चीनी जो आप खा रहे हैं, ठीक है, उसको टेबल शुगर कहते हैं। वो डाइसाइड की एक बड़ी एग्जांपल है। उसके अलावा कैरेट्स के अंदर डाइसाइड शुगर प्रेजेंट है। उसके अलावा
बीट रूट्स के अंदर चुकंदर आप खाते हैं, इसके अंदर ये जो है ये शुगर प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल जो है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली काफ़ी है। उसके अलावा स्टूडेंट इसकी तीसरी टाइप है पॉलीसेकेराइड शुगर। पॉलीसेकेराइड मैंने डाइसेकेराइड के बारे में बताया था कि जो दो मोनोसेकेराइड शुगर है आपस में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के जरिए लिंकेज के जरिए जब जुड़ती हैं तो वो डाइसेकेराइड शुगर कहलाती है। और जब बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में बाइंड करते हैं या जुड़ते हैं तो उस वक्त उसको कहते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड शुगर है। ये मैं आपको बता दूं कि मोनोसेकेराइड वाटर सोल्यूबल है और डाइसेकेराइड भी वाटर सोल्यूबल है, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है वो कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ गर्म पानी हॉट वाटर में सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी। अब हम इसको कह सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है ये शुगर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमर है, जिसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने आपके बताने के लिए लिखा है कि मेड ऑफ मैनी मोनोसेकेराइड, यानी ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड है, 3 मोनोसेकेराइड के मिलने से ट्राइसेकेराइड है, ठीक है। इस तरह यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के बारे में मैंने बताया है कि बहुत से मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड शुगर बनती है। उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको लिखी हुई है, यहाँ पे एक स्टार्च है, सेलुलोज है और उसके बाद ग्लाइकोजन है और एक पेक्टिन है। अब स्टार्च जो है ये तो आप ग्रेन से हासिल कर सकते हैं, प्लांट्स इसका सोर्स है। उसके अलावा सेलुलोज जो है ये तमाम मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है इनकी जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट है सेलुलोज। उसके अलावा ग्लाइकोजन जो है ये एक तो मसल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल मसल्स के अंदर और उसके अलावा एनिमल लिवर के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि ये हम मतलब एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यानी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी लेने का जरिया है। इसके अलावा जब मैं आपको अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेटाबोलाइज होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो ये हमें एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से मेजर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादातर जो है ये हम एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से ही ले रहे हैं। अब मोस्ट ऑफन यूज ऑफ एनर्जी ये मैंने लिखा हुआ स्क्रीनशॉट के लिए भी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद इसकी कितने ग्राम की ऑक्सीडेशन से हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये याद रखिएगा कि ये आपके एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी एमसीक्यूज में ज़्यादातर आता है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से जो है वो हमें एनर्जी कितनी कैलोरीज मिलेगी, फैट्स कितना लेने से हमें कितने कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम जो है प्रोटीन लेने से हमें कितने किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो इसका आपको मिलेगी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको 0.4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये सोर्सेज मैंने दोबारा लिखे हुए हैं, ये फूड से, ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, पोटैटोज, ब्रेन, राइस और सीरियल्स, जितने भी अनाज है वहाँ से मिलती है। तो स्टूडेंट ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, लेक्चर एंड तक इसलिए देखा करें कि एंड पे मैंने कुछ ना कुछ एनिमेशन जो हैं वो भी अपलोड की होती हैं, वो भी आप देख लिया करें। तो ये सायर मेडिकल लर्निंग फेसबुक का भी पेज है, यूट्यूब का भी चैनल है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन कोशिश की जाती है कि कुछ इस 9th-10th के सिलेबस को थोड़ा लेंथी कर दिया जाए ताकि फर्स्ट ईयर